भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सटीक पूर्वानुमान लगाना। एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है? इनमें सबसे अच्छी एस्ट्रोलॉजी किसको मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेंद्र जायसवाल फिर से आप लोगों के साथ। हम लोगों ने लास्ट टाइम बात किया था कि कंसल्टेंसी लेनी कैसे चाहिए। नाउ द पॉइंट इज़ दैट कि हम लोगों को ये समझना होगा बेसिक कि एस्ट्रोलॉजी के फेजेस कितने होते हैं, एस्ट्रोलॉजी कितने प्रकार की होती है और इनमें सबसे अच्छी एस्ट्रोलॉजी किसको मानते हैं और क्यों मानते हैं, राइट? देखो, एस्ट्रोलॉजी का सबसे पहले मतलब हम लोग समझते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है। एक एस्ट्रोलॉजर का काम है प्रिडिक्ट करना, मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सटीक पूर्वानुमान लगाना। अब जीवन में सटीक कुछ नहीं होता है, राइट? तो आपको एस्ट्रोलॉजर को भी एक 5% से 10% का क्वेश्चन देना पड़ेगा कि साहब अगर वो 100 भविष्यवाणी करता है तो 10 भविष्यवाणियाँ गलत हो सकती हैं। ये एकदम प्रैक्टिकल है क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। मशीन तो है नहीं कि आपने टेम्परेचर मारा तो एग्जैक्टली 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाएगा। अब आप बोलेंगे नहीं, प्रिडिक्शन तो कंप्यूटर भी करता है। तो चलिए आज इसी एपिसोड में पहले कंप्यूटर प्रिडिक्शन के बारे में जान लेते हैं कि कंप्यूटर प्रिडिक्शन क्या होता है। देखो साहब, क्या हुआ कि मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में मेरी इतनी कैपेसिटी है कि मैं 6 घंटे तक बोल सकता हूँ, लेकिन पहले बेसिक को समझ लीजिए। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एस्ट्रोलॉजी में आपने एक बर्थ चार्ट देखा होगा, एक कुंडली देखा होगा, उसमें 12 घर होते होंगे। मैं एकदम बेसिक समझा रहा हूँ, 9 ग्रह होते होंगे। तो इसको पढ़ने की कला को हम लोग एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, जो फलादेश करता है। अब कंप्यूटर ने ये जो गणित का काम था, पहले ये पंडित जी लोग जब इसको बनाते थे तो इसमें एक हॉरोस्कोप को बनाने में उनको अक्षांश निकालना पड़ता था, देशांतर निकालना पड़ता था, सूर्योदय निकालना पड़ता था, सूर्यास्त निकालना पड़ता था। इसको बनाने में ऑलमोस्ट कई बार तो 5-5 दिन 6-6 दिन लग जाते थे, फिर भी बहुत सारा एक्यूरेट नहीं बनता था। फिर वही बात है, 10% तो आपको क्वेश्चन हमेशा देना ही पड़ेगा। नाउ डिग्री भी एग्जैक्ट नहीं मिलती थी, मैं सब कुछ बताऊंगा, डिग्री क्या होता है, फलादेश क्या होता है। अब जब कंप्यूटर आया तो हमने डेट ऑफ बर्थ डाला, टाइम ऑफ बर्थ डाला, प्लेस ऑफ बर्थ डाला और उसने सारा कुछ कैलकुलेट करके हमें बर्थ चार्ट बना के दे दिया। तो ये क्या हुआ, 1 सेकेंड में बन गया। तो गणित का काम पूरी तरह से खत्म ही हो गया, किसी को मैनुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जब फलादेश की बारी आई तो क्या हुआ, सपोज करिए कि चंद्रमा कर्क राशि में बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति की राशि हो गई कर्क राशि। सपोज करिए चंद्रमा सिंह 5 नंबर में बैठा हुआ है तो बोले कि सिंह राशि हो गई इस व्यक्ति की। बहुत सिंपल है, आप लोग भी एस्ट्रोलॉजी समझ सकते हैं। चंद्रमा जहाँ बैठता है उसको, जिस घर में बैठता है उसको वो राशि का नाम दे दिया जाता है। वो मैं बताऊंगा जब मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। तो क्या हुआ साहब कि जब चंद्रमा सिंह राशि में बैठ गया तो उधर कंप्यूटर में पीछे से फीड कर दिया गया कि जब चंद्रमा 5 नंबर में बैठेगा तो इस व्यक्ति की राशि हो जाएगी और इसके हिसाब से फलादेश बना दीजिए, या प्रथम भाव का मालिक ये होगा तो उसके हिसाब से फलादेश बना दीजिए। तो आप देखेंगे कि अगर आपका सिंह लग्न का हॉरोस्कोप है तो आपकी भी वही कंप्यूटर फलादेश करेगा जो किसी दूसरे का सिंह लग्न का फलादेश होगा। इसीलिए कंप्यूटर का फलादेश एक्यूरेट नहीं हो पाता है और सारे मैच्योर लोग सिर्फ और सिर्फ एक इंसान व्यक्ति से मिलते हैं जिसे एस्ट्रोलॉजी समझ में आती है। एक बहुत लंबे समय के बाद उनको उस एस्ट्रोलॉजर पर ट्रस्ट होता है। जब उसकी 3, 5, 10 भविष्यवाणियाँ सत्य सिद्ध हो जाती हैं उनके जीवन में या बाहर के जीवन में, तो उन्हें लगता है कि इस व्यक्ति को हमें अपना गाइडर बनाना चाहिए। नाउ आप बात करते हैं इस एपिसोड में कि एस्ट्रोलॉजी कितने प्रकार की होती है, राइट? तो एस्ट्रोलॉजी को पहले समझिए। सबसे पहले तो आप लोग सुने होंगे हस्तरेखा, राइट? हस्तरेखा क्या होती है साहब? हस्तरेखा मतलब इन हाथों की लकीरों में जो लकीरें बनी हुई हैं, इनको पढ़ने की कला को हस्तरेखा विशेषज्ञ बोलते हैं, राइट? और आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो कीड़ों की किताब को पढ़ के गर्लफ्रेंड की हाथ देखने लगते हैं और बताने लगते हैं कि साहब तुम्हारी लाइफ ये होगी, तुम्हारी लाइफ में 2 बच्चे हैं और ये है। मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है कि हस्तरेखा विशेषज्ञ अब हिंदुस्तान में बहुत कम बचे हैं
और आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा, कीरो जो दुनिया का सबसे फेमस पामिस्ट जिनको मानते हैं, उसने भी इंडिया में आके ही एडुकेशन लिया था और इंडिया में आकर के ही उसने हस्तरेखा की विशेषज्ञता प्राप्त की थी। राइट नाउ एक होती है साउंड थेरेपी। साउंड थेरेपी में क्या होता है साहब कि ये चाइना में बेसिकली बहुत ज़्यादा चलता है। प्याले होते हैं, प्यालों में पानी रखा जाता है, व्यक्ति सामने बैठता है और हम लोग 2 स्टिक से साउंड निकालते हैं और जब वो व्यक्ति सामने बैठा रहता है तो उसके साउंड निकालने के अंदाज से हम जो साउंड निकलता है उसके हिसाब से वो व्यक्ति को कुछ पूर्वानुमान होता है और वो पूर्वानुमान के आधार पे कुछ भविष्यवाणी करता है, लाइक अभी आपकी लाइफ कैसी चल रही होगी एंड फ्यूचर में आपको क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं। अतीत वो ज़्यादा इस थेरेपी से डिस्क्लोज नहीं कर पाता है। एक होती है शू थेरेपी। शू थेरेपी मतलब आप जब किसी के कमरे के अंदर घुसते हैं, यानी कि जब वो एस्ट्रोलॉजर अंदर बैठा होता है तो जब आप उसके कमरे के अंदर घुसते हैं तो आपने जूते किस प्रकार से उतारे हैं और जूतों की डिग्री क्या है और एंगल क्या है, उसके हिसाब से वो पूरी प्रेडिक्शन करता है। सो दिस इज़ वेरी फेमस इन स्विट्जरलैंड एंड वियना एंड स्पेन एंड फ्रांस एंड इट इज़ अ वेरी एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो कि व्यक्ति का जो प्रेजेंट है वो ये बता देता है कि उसने कैसे जूते उतारे हैं। बाबा वेंगा का आपने नाम सुना होगा, वो अंधे थे और उन्होंने दुनिया के बारे में बहुत तरह की भविष्यवाणी की जिनको शायद आज तक और बहुत सारे मीडिया चैनल ने कवर किया और हम लोग उनकी भविष्यवाणी को भी बारे में आने वाले समय में डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि आपको ये पता चल रहा होगा कि एस्ट्रोलॉजी कम एजुकेशनल शो है जहाँ पर आप लोग एस्ट्रोलॉजी को समझ पाएंगे और नेक्स्ट टाइम एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेंसी लेने से पहले आप आधे एस्ट्रोलॉजर बन चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर शैलेंद्र जायसवाल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।